नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 17 में भाग 3 तक देखा था। भाग 3 में हमने आपको अंतःशोषण और निःशोषण के बारे में बताया। अंतःशोषण और निःशोषण की क्रिया कैसे होती है, प्रोसेस आपको बताया, कौन कौन सी पेशियाँ उसमें वर्क करती हैं, ये भी मैंने आपको बताया। अब हम भाग 4 के अंतर्गत उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले जो भाग 3 में आपसे क्वेश्चन किया गया था उसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन किया गया था कि अंतःशोषण यानी इंटरनल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। तो अंतःशोषण मैंने आपको बताया था दो होते हैं, एक इंस्पायरेशन जो हम सांस लेते हैं उसे कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन, अंतःशोषण यानी इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब होता है अपचयी क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन का उपयोग। कहाँ पर? कोशिकाओं में। अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग और फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होना, ये कहलाता है अंतःशोषण या इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसके बारे में हमने आपसे पूछा था। दूसरा आपसे क्वेश्चन किया गया था, सी आकार के प्रभासी उपास्थि यानी हाइलैंड कार्टिलेज के बने छल्ले कहाँ पाए जाते हैं। तो ये श्वास नली में पाए जाते हैं या श्वसनियों में पाए जाते हैं। तीसरा आपसे क्वेश्चन किया गया था, किस नासामार्ग के किस भाग में बाल पाए जाते हैं। तो नासामार्ग के प्रगाढ़ यानी वेस्टिब्यूल रीजन में बाल पाए जाते हैं। फिर चौथा आपसे क्वेश्चन किया गया था कि नासामार्ग में ही कौन सा भाग है जहाँ पर गंध की संवेदना विकसित होती है। तो वो है ऑल्फैक्टरी रीजन। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन किया गया था कि सामान्य श्वासोच्छ्वास यानी नॉर्मल ब्रीदिंग कैसी प्रक्रिया होती है, ऐच्छिक या अनैच्छिक। तो मैंने बताया था कि यह सामान्य श्वासोच्छ्वास की क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया होती है, इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है। बस इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं हम भाग 4 के टॉपिक को, जो कि है श्वसनीय आयतन एवं क्षमताएं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। भाग 4 का पहला टॉपिक है श्वसनीय आयतन एवं क्षमताएं। वाइटल नहीं, रेस्पिरेटरी कहेंगे। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये क्या होता है? श्वसनीय आयतन एवं क्षमताएं। जब हम अलग अलग परिस्थिति में होते हैं तो उस अलग अलग परिस्थिति में हमारी श्वसन क्रिया भी अलग अलग हो जाती है। जैसे क्रोध के समय बहुत तेज सांस चलने लगती हैं, किसी भी चीज़ से डर जाते हैं तो सांसें जैसे रुक जाती हैं, या हम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं तब भी सांस बढ़ जाती है। तो ये अलग अलग परिस्थितियों में होता रहता है। जो सामान्य श्वासोच्छ्वास की क्रिया है वो हम लोग ऐसे ही जब दैनिक क्रिया करते रहते हैं, जो भी चीज़ें हैं नॉर्मली अगर चलता रहता है तो हम सामान्य श्वासोच्छ्वास करते हैं। नॉर्मली हम एयर को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हम चाहें तो इसे ज़बरदस्ती भी ले सकते हैं, जैसे अभी तो हम नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं ना, वायु को अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। इसमें हम अपने मस्तिष्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने आप स्वतः होता रहता है। लेकिन हम चाहें तो ज़बरदस्ती इसको खींच भी तो सकते हैं, ठीक। हम चाहें तो ज़बरदस्ती और छोड़ भी सकते हैं बलपूर्वक। अंदर की वायु को हम बाहर ज़बरदस्ती भी निकाल सकते हैं और बाहर की वायु को हम ज़बरदस्ती अंदर ला भी सकते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार से हम वायु को अंदर लेते हैं और वायु को बाहर छोड़ते हैं, तो इसी को अलग अलग प्रकार का श्वसनीय आयतन और क्षमता कहते हैं। यानी हम इसको सामान्य रूप से कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बाहरी वायु को फेफड़े के भीतर लाना, उसे रोकना एवं उसे बाहर निकालना क्या कहलाता है? बाहर निकालने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। इसे फुफ्फुसीय आयतन यानी पल्मोनरी वॉल्यूम कहते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर श्वसनीय आयतन लिखा हुआ है ना, तो श्वसनीय आयतन का मतलब होगा यहाँ पर फुफ्फुसीय आयतन से। फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा, क्योंकि फेफड़े से ही रिलेटेड है। फेफड़े में ही वायु जाएगा और फेफड़े से ही वायु बाहर निकलेगा। यानी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बाहरी वायु को फेफड़े के अंदर लाना, उसे रोकना एवं बाहर निकालने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। इसे फुफ्फुसीय आयतन यानी पल्मोनरी वॉल्यूम कहते हैं। इसको लिखकर समझते हैं। श्वसनीय आयतन एवं क्षमताएं भिन्न भिन्न
परिस्थितियों मतलब क्रोध के समय अलग प्रकार से हम वायु को ले सकते हैं, तेजी से ले सकते हैं। भय के समय सांस बहुत कम हो जाती है और दौड़ने के समय तेज हो जाती है। तो यही भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वायु को फेफड़े में भरने, रोकने व उसे बाहर निकालने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। इससे ही फुफ्फुसीय आयतन यानी पल्मोनरी वॉल्यूम कहते हैं। अभी इस पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। फुफ्फुसीय आयतन भी कई प्रकार के होते हैं तो बताया जाएगा अभी। उनमें से दो या दो से अधिक फुफ्फुसीय आयतन को सम्मिलित रूप से फुफ्फुसीय क्षमता यानी पल्मोनरी कैपेसिटी कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको मेन जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, फुफ्फुसीय आयतन। फुफ्फुसीय आयतन क्या होता है तो आपने पढ़ा, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वायु को फेफड़े में भरना, उसे रोकना और उसे बाहर निकालने की जो क्षमता है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे अभी हम सामान्य श्वास ले रहे हैं, वायु को अंदर खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पता नहीं चलना क्योंकि हम इसमें अब किसी बल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम चाहें तो इसको बलपूर्वक अंदर और खींच सकते हैं। बलपूर्वक खींचा और बलपूर्वक छोड़ दिया। तो ये जो हम नॉर्मल श्वास लेते हैं उस दौरान थोड़ी कम मात्रा में वायु जाती है। हम बलपूर्वक खींचेंगे तो वायु और अधिक जाएगा। बलपूर्वक हम बाहर निकालेंगे तो बाहर और गैस निकलेगा, वायु निकलेगा। तो वो अलग अलग होती हैं, इसी को हम कहते हैं फुफ्फुसीय आयतन। अभी इस लाइन को भी छोड़ दीजिए, पहले हम फुफ्फुसीय आयतन को पढ़ लेते हैं। कौन कौन से फुफ्फुसीय आयतन होते हैं? तो पहला ज्वारीय आयतन, से इंग्लिश में कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। इसे शॉर्ट फॉर्म में टीवी कहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार नीट में आता है क्वेश्चन। शॉर्ट फॉर्म ज़्यादातर यूज किया जाता है तो आपको पूरा याद करना होगा। पहला ज्वारीय आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम, टीवी। ये क्या होता है? तो ज्वारीय आयतन जब हम सामान्य श्वसन क्रिया कर रहे होते हैं तो उस समय प्रत्येक अंतःश्वसन में ली गई वायु और निःश्वसन में छोड़ी गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? फेफड़े का ज्वारीय आयतन। लिख लेते हैं तब समझते हैं। तो ज्वारीय आयतन का मतलब होता है प्रत्येक, नहीं ऐसे लिखेंगे, सामान्य श्वसन क्रिया में प्रत्येक
अंतःश्वसन में ली गई वायु की मात्रा तथा निःश्वसन के दौरान बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा को फेफड़े का ज्वारीय आयतन कहते हैं। ठीक है, यह लगभग कितना होता है? यह लगभग 500 ml यानी मिलीलीटर होता है। बात समझ में आई? बहुत इजी है ये, बस कंफ्यूजन होता है इस वजह से क्योंकि कई प्रकार के होते हैं, फुफ्फुसीय आयतन कई प्रकार के होते हैं, फुफ्फुसीय क्षमता कई प्रकार की होती है, तो उसमें मिक्स हो जाता है सारी चीज़ें। लेकिन जो टर्म्स हैं वो बहुत ईजी हैं। ज्वारीय आयतन का मतलब नॉर्मल हम बोल रहे हैं, उस दौरान जितनी सांस हम ले रहे हैं, जितनी सांस हम छोड़ रहे हैं, उसी को हम कहते हैं फेफड़े का ज्वारीय आयतन। लिखा हुआ है सामान्य श्वसन की क्रिया में प्रत्येक अंतःश्वसन यानी इंस्पायरेशन, सांस लिया, इंस्पायरेशन यानी अंतःश्वसन कहलाया गया। अब उस सांस में लेने के दौरान हम कितनी वायु लिए, फिर सामान्य श्वसन के दौरान ही निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन, वायु को बाहर छोड़ रहे हैं, तो उस दौरान कितनी वायु की मात्रा हमने छोड़ा, इसी को फेफड़े का ज्वारीय आयतन कहते हैं, जो कि 500 ml लगभग होता है। मतलब हम सामान्य श्वसन की क्रिया में अभी जैसे हम बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इस समय हम 500 ml वायु खींच रहे हैं और 500 ml वायु ये हम छोड़ भी रहे हैं। यही क्या कहलाता है? फेफड़े का ज्वारीय आयतन। आपको मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था लास्ट में कि स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन क्रिया करता है। 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वसन क्रिया करता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति कितना ml वायु को खींचता है और कितना ml वायु को छोड़ता है? बताया जा सकता है, क्योंकि जब हम एक बार में कितना ml वायु को ले रहे हैं, 500 ml वायु को खींच रहे हैं, 500 ml वायु को छोड़ रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना हम ले रहे हैं वायु को, क्या हम बता नहीं सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। आपने पढ़ा कि 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य कितनी बार श्वसन क्रिया करता है? 12 से 16 बार करता है ना? तो 1 मिनट में कितना वायु ग्रहण करेगा और कितना बाहर निकालेगा? बहुत ईजी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 12 से 16 बार 1 मिनट में कर रहा है। हमको 1 ही मिनट में बताना है कि कितना वायु ये ग्रहण करता है, कितना छोड़ता है। आपने पढ़ा एक बार में 500 ml ग्रहण भी करता है और 500 ml छोड़ता भी है। तो 1 मिनट में 12 बार हम श्वसन की क्रिया करते हैं, 12 से 16 बार। तो कितना हम 1 मिनट में वायु को छोड़ेंगे और ग्रहण करेंगे? तो 12 गुणे 500 कर सकते हैं, 16 गुणे 500 लगभग 12 पंचे 60 यानी 6000 ml से 16 पच्चे 80 यानी 8000 ml। यानी 1 मिनट में हम 6000 ml वायु को ग्रहण करते हैं 1 मिनट में, और 6000 ml से 8000 ml ऐसे लिखेंगे। ऐसे बोलते हैं कि 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य 6000 से 8000 ml वायु को ग्रहण करता है और 6000 से 8000 ml वायु को बाहर छोड़ता है। ठीक, तो ये था आपका ज्वारीय आयतन। समझ में आया ज्वारीय आयतन क्या कहते हैं? अभी जैसे भी हम बोल रहे हैं उस दौरान हम जितनी वायु को लेते हैं, उस दौरान हम जितने वायु को छोड़ रहे हैं, यही फेफड़े का क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन।
आप लिखेंगे, यहाँ से लेकर पूरा बातें लिखेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे श्वसनीय आयतन एवं क्षमताएं, और इसमें लिखेंगे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वायु को फेफड़े में भरने, रोकने व उसे बाहर निकालने की क्षमता अलग अलग हो सकती है, इसे ही फुफ्फुसीय आयतन कहते हैं। दो या दो से अधिक फुफ्फुसीय आयतन को सम्मिलित रूप से फुफ्फुसीय क्षमता कहते हैं। अगर एक और पढ़ लेंगे तो अभी ये बात भी समझ में आ जाएगी, तो अभी लिख लीजिए कॉपी में, फिर बाद में हम बताते हैं। दो या दो से अधिक फुफ्फुसीय आयतन को सम्मिलित रूप से फुफ्फुसीय क्षमता कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें आप सबसे पहला हेडिंग डालेंगे फुफ्फुसीय आयतन। सबसे पहले आप फुफ्फुसीय आयतन पढ़ेंगे और फिर फुफ्फुसीय क्षमता। तो आप हेडिंग डालेंगे फुफ्फुसीय आयतन, और इसमें सबसे पहला हेडिंग डालेंगे ज्वारीय आयतन टाइडल वॉल्यूम टीवी। इसमें लिखेंगे सामान्य श्वसन क्रिया में प्रत्येक अंतः श्वसन में ली गई वायु की मात्रा तथा निःश्वसन के दौरान बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा को फेफड़े का ज्वारीय आयतन कहते हैं। यह लगभग 500 ml होता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वसन क्रिया करता है, अतः 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य 6000 से 8000 ml वायु को ग्रहण करता है और निष्कासित करता है। बस अब आता है दूसरा आयतन, जो कि है अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। अब ये क्या होता है अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। तो अभी आपने ज्वारीय आयतन पढ़ा, सामान्य रूप से हम सांस लिए, अब इस सामान्य रूप से हम जब सांस खींचें, अब इसी में हम और बलपूर्वक और खींच लें, ठीक है, जैसे सामान्य रूप से हमने लिया, फिर बलपूर्वक बल लगाकर हम और वायु को अंदर खींचते हैं, इसी को कहा जाता है अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। मतलब सामान्य ज्वारीय आयतन से जितनी अधिक मात्रा हम बलपूर्वक ग्रहण करते हैं, वायु की मात्रा बलपूर्वक ग्रहण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। ऐसे भी कह सकते हैं कि बलपूर्वक या अभ्यास से सामान्य ज्वारीय आयतन से अधिक जितनी वायु की मात्रा हम अंतः श्वसन द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे ही अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन कहते हैं। आइए इसको लिखेंगे, बलपूर्वक या अभ्यास से सामान्य ज्वारीय आयतन से अधिक जितनी भी वायु की मात्रा को अंतः श्वसन द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसे अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन IRV कहते हैं। यह औसतन 2500 से 3000 ml होता है। ठीक, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। तो आपने समझा कि बलपूर्वक, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज्वारीय आयतन से इसको डिफर करता है। ज्वारीय आयतन तो हम सामान्य रूप से जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो कहलाता है ज्वारीय आयतन, लेकिन जब हम बलपूर्वक बल लगाकर जबरदस्ती अंदर खींचते हैं तो
इस जो वायु को हमने खींचा है, ये जितनी भी मात्रा है उसी को कहते हैं अंतःशोषण सुरक्षित आयतन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होता है 2500 से लगभग 3000 ml। ठीक, इतना लिख लीजिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, बलपूर्वक जब हम अंतःशोषण करते हैं तो उस दौरान हम जितनी भी वायु की मात्रा ग्रहण करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, हमारे फेफड़े का अंतःशोषण सुरक्षित आयतन कहलाता है। आपने अभी तक दो पढ़ा, यहाँ पे हम साइड में लिखते चलेंगे। एक पढ़ा टीवी, दूसरा पढ़ा IRV। टीवी कितना है 500 ml और IRV कितना है 6000 से 2500 से 3000 ml। अब देखिए, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, टीवी और IRV को, तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से फुफ्फुसीय क्षमता कहेंगे, फुफ्फुसीय आयतन नहीं। अभी आगे आपको बताया जाएगा फुफ्फुसीय क्षमता के बारे में। आपने फुफ्फुसीय आयतन में दो पढ़ा, टीवी और IRV। तीसरा आता है निःशोषण सुरक्षित आयतन, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी बलपूर्वक, सामान्य श्वसन के दौरान हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये तो ज्वारीय आयतन हो गया। लेकिन हम अगर बल लगाकर जो और भी जो गैस हैं उसको हम वायु को फेफड़े से बाहर निकालें, बल लगाकर हमने ये किया, तो बल लगाकर जब हम फेफड़े से वायु को बाहर निकालते हैं तो ये कहलाता है निःशोषण सुरक्षित आयतन। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यह वायु की वह अतिरिक्त मात्रा है जिसे एक व्यक्ति बलपूर्वक बाहर निकाल सकता है। यह औसतन कितना होता है, इनकी वैल्यू बार बार पूछी जाती है। यह औसतन 1000 ml से 1100 ml होता है। ठीक है, ये जो ERV है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म जरूर लिखेंगे, ERV, इसका मतलब क्या होता है, बलपूर्वक फेफड़े के वायु को बाहर निकालना। लेकिन एक बात याद रखना कि हम अपने फेफड़े के वायु को ना तो पूरी तरीके से खाली कर सकते हैं और ना तो पूरी तरीके से भर सकते हैं। हम फेफड़े को पूरी तरीके से खाली नहीं कर सकते। हम ऐसा सोचें कि जितना भी गैस इसके अंदर भरा है हम क्या करें, निकाल दें, नहीं निकाल सकते हैं। या हम बहुत ज़बरदस्ती और बलपूर्वक लगा के हम इसको पूरा भर दें, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो जो हम नॉर्मली निःशोषण द्वारा छोड़ते हैं, उसके बाद अगर हम बलपूर्वक और वायु को फेफड़े से बाहर निकालते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, निःशोषण सुरक्षित आयतन, जो कि होता है 1000 से 1100 ml। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम साइड में इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। ERV कितना, 1000 से 1100 ml। चौथा आता है, चौथा अवशिष्ट आयतन, इसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो अभी हमने आपको बताया था कि फेफड़े को ना तो पूरी तरीके से भरा जा सकता है और ना तो पूरी तरीके से खाली किया जा सकता है। तो बलपूर्वक हम निःशोषण करते हैं, तो इस बलपूर्वक निःशोषण के बाद जो लंग्स में, फेफड़े में जो वायु बची रह जाती है, उसी को हम कहते हैं अवशिष्ट आयतन। यहाँ पे लिख सकते हैं कि फेफड़े को पूरा भरा जाना या पूरा खाली किया जाना
संभव नहीं होता है। बलपूर्वक निःश्वसन, या ऐसे लिख सकते हैं, वायु की वह मात्रा, वायु की वह मात्रा जो बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात भी फेफड़े में बची रह जाती है, उसे फेफड़े का अवशिष्ट आयतन कहते हैं। यह कितना होता है? तो यह लगभग 1100 से 1200 ml होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, RV। समझे? क्या होता है जब हम बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद जो वायु फेफड़े में बची रह गई उसी को हम कहते हैं अवशिष्ट आयतन, रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसकी मात्रा कितनी होती है? 1100 से 1200। याद करते चलिए। बस ये 4 प्रकार की होती हैं फुफ्फुसीय आयतन, आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फुफ्फुसीय क्षमता। RV, रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी पता चली? 1100 से 1200 ml। अब हम पढ़ेंगे फुफ्फुसीय क्षमता के बारे में। तो अगला हेडिंग फुफ्फुसीय क्षमता, पल्मोनरी कैपेसिटी। इसमें पहला अंतः श्वसन क्षमता, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये क्या होता है? अंतः श्वसन क्षमता। तो हम कितनी वायु को, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा वायु को हम खींच सकते हैं अंदर, इसी को कहते हैं अंतः श्वसन क्षमता। हर किसी की क्षमता अलग होती है, सभी जानते हैं। तो हम कितनी वायु को अंदर खींच सकते हैं? कब? सामान्य निःश्वसन के बाद हमने सांस छोड़ा, फिर हमने सांस लिया, जिसमें अभी हम ज्वारीय आयतन लिए हैं, जिसमें हमने कोई बल नहीं लगाया। अब हम बलपूर्वक भी लगाकर खींच लिए। तो अब इसी में दोनों को मिलाकर, ज्वारीय आयतन और अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, दोनों को मिलाकर जितनी वायु हमने खींचा उसी को हम कहते हैं अंतः श्वसन क्षमता। यानी सामान्यतः निःश्वसन के पश्चात एक व्यक्ति द्वारा ग्रहण की गई कुल वायु की मात्रा को अंतः श्वसन क्षमता कहते हैं। इसमें ज्वारीय आयतन व अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित हैं। ठीक है। और अभी हमने आपको क्या बताया था कि 2 या 2 से अधिक फुफ्फुसीय आयतन को सम्मिलित रूप से फुफ्फुसीय क्षमता कहते हैं। तो देखिए 2 या 2 से अधिक फुफ्फुसीय आयतन मिल गया, एक ज्वारीय आयतन और दूसरा अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। ये दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? अंतःश्वसन क्षमता।
ये अलग है ज्वारीय आयतन, मतलब जो हम सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं, अभी हम इसमें बल का प्रयोग नहीं किए। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन अलग है, जब बलपूर्वक हम खींचते हैं। ठीक, तो अब दोनों को मिला लो। नॉर्मली हमने सांस लिया, फिर हमने बलपूर्वक लिया, इन दोनों को मिलाकर जितनी भी वायु हमने खींची है, इसी को कहा जाता है अंतःश्वसन क्षमता। ठीक, ज्वारीय आयतन प्लस अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। तो आप ऐसे लिख सकते हो IC बराबर TV यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो 500 होता है, प्लस ये कहाँ, ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं 2500 से 3000 ml। तो IC की मात्रा कितनी होगी, लगभग IC की मात्रा लगभग 3000 से 3500 ml होगी कि नहीं। 500 इसमें ऐड कर दीजिए और यही 500 इसमें ऐड कर लीजिए। ये माइनस का सिंबल नहीं है, बात ध्यान से समझिएगा, ये माइनस का सिंबल नहीं है। ये IRV की वैल्यू कितनी होती है, 2500 से 3000 ml, कोई फिक्स नहीं होती है किसी में, फ्लक्चुएट है ये वैल्यू। तो 2500 से 3000 ml है, तो उसमें हम 500 दोनों में ऐड कर देंगे, तो IC की मात्रा निकल जाएगी लगभग 3000 से 3500 ml। ठीक, ये हो गया अंतःश्वसन क्षमता, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आप इसको इस तरह से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं दूसरा, यहाँ पर हम साइड में भी नोट कर लेंगे इसको। ये आपका हो गया वॉल्यूम। अब जो आता है वो होगा कैपेसिटी। कैपेसिटी में सबसे पहला आपने पढ़ा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसकी वैल्यू कितनी आई, इसमें TV प्लस क्या था IRV, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई थी 3000 से 3500 ml। ठीक, अब अगला जो है क्षमता वो है दूसरा निःश्वसन क्षमता। निःश्वसन क्षमता यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे, EC। तो निःश्वसन क्षमता क्या होती है, सामान्य अंतःश्वसन के उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति निष्कासित कर सकता है। वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे एक व्यक्ति निष्कासित कर सकता है, वो उसका निःश्वसन क्षमता कहलाता है। जैसे मान लो हम सांस लिए नॉर्मली ज्वारीय आयतन के थ्रू, ठीक, अब हमने ज्वारीय आयतन के थ्रू बाहर निकाला और फिर बलपूर्वक भी निकाला, तो इन दोनों को मिलाकर जितनी भी कुल मात्रा, वायु की कुल मात्रा जो फेफड़े से बाहर निकाली जा सकती है, वो उस व्यक्ति का निःश्वसन क्षमता या एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC कहलाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सामान्य अंतःश्वसन के उपरांत, अंतःश्वसन के उपरांत वायु की कुल मात्रा जिससे एक व्यक्ति निश्वासित कर सकता है, निश्वासित कर सकता है, निःश्वसन क्षमता कहलाता है। इसमें ज्वारीय आयतन व निःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होता है। जैसे यहाँ पर था IC में ज्वारीय आयतन और
अंतः शोषण सुरक्षित आयतन सम्मिलित होता है, वैसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में ज्वारीय आयतन निशोषण सुरक्षित आयतन सम्मिलित होता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं EC बराबर TV यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। ठीक, वैल्यू कितनी आएगी 500। ERV कितना होता है 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml। तो अब EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 में 500 जोड़ दीजिए, यानी 1500 से 1600 ml। ठीक, बात समझ में आई। यानी 1500 से 1600 ml वायु को एक व्यक्ति निकाल सकता है सामान्य अंतः शोषण के उपरांत। ठीक, तो इसको लिखेंगे EC बराबर TV प्लस ERV। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1500 से 1600 ml। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यू पूछी जाती है कि किसकी कितनी वैल्यू होती है। ये हो गया दूसरा निशोषण क्षमता। आइए, अब आप ये समझ चुके हैं फुफ्फुसीय आयतन और फुफ्फुसीय क्षमता, तो अब ऊपर वाले को मिटा देते हैं ताकि बार बार मिटाने की समस्या ना हो। लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, याद करते चलेंगे। तीसरा आता है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी इसे हम कहेंगे FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ये क्या होता है, सामान्य निशोषण के उपरांत जितनी भी वायु हम छोड़ते हैं ज्वारीय आयतन के थ्रू, जितनी भी वायु हमने छोड़ा सामान्य निशोषण में, अभी हम छोड़ रहे हैं ना, निशोषण कर रहे हैं, बलपूर्वक नहीं, सामान्य निशोषण के उपरांत जो वायु निकल गई, उसके बाद जो वायु फेफड़े में बची रह जाती है उसी को कहते हैं फंक्शनल अवशिष्ट क्षमता। तो कौन कौन सी वायु बची रह जाती है, निशोषण सुरक्षित आयतन, निशोषण सुरक्षित आयतन, और साथ ही साथ अवशिष्ट आयतन जिसका उपयोग नहीं होता, इसी को हम कहते हैं दोनों को मिलाकर क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सामान्य निशोषण के उपरांत वायु की कुल मात्रा जो फेफड़े में अवशेष रह जाती है उसे क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहते हैं। इसमें कौन कौन से सम्मिलित हैं, तो इसमें ज्वारीय आयतन नहीं, इसमें आपका अंतः निशोषण सुरक्षित आयतन, निश्वसन सुरक्षित आयतन व अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होता है, यानी FRC इज इक्वल टू निशोषण सुरक्षित आयतन क्या है ERV प्लस अवशिष्ट आयतन यानी रेजिडुअल वॉल्यूम RV। वैल्यू कितनी है 1000 से 1100 ml प्लस RV कितना है 1100 से 1200 ml। तो FRC की वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, 1000 में 1100 जोड़ दीजिए यानी 2200,
से 1100 में 1200 जोड़ दीजिए, 2300 ml। ठीक, ये हो गई FRC की वैल्यू, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। ठीक, FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV, वैल्यू 2200 से 2300 ml। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? सब थोड़ा सा आप रटेंगे तभी ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, थोड़ा सा रटना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और समझेंगे तो बहुत इजी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको याद कर लेने चाहिए। ये सब निकाल लेंगे आप खुद से, वैल्यू कितनी आती है सब निकाल लेंगे जब हम ऊपर वाला वॉल्यूम वाला याद रखेंगे। और ये भी इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जब हम वॉल्यूम याद कर लेंगे तो कैपेसिटी आराम से निकाल सकते हैं। बस कैपेसिटी में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से वॉल्यूम इसमें आते हैं। तो ये था क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। अगला आता है चौथा, जैव क्षमता। जैव क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी। ये क्या होता है? तो बलपूर्वक निःशोषण के बाद, बलपूर्वक निःशोषण करने के बाद हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा वायु को अंदर खींचते हैं, यही कहलाती है एक व्यक्ति के फेफड़े की जैव क्षमता। बलपूर्वक निःशोषण के पश्चात वायु की वह मात्रा जो एक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, ठीक है, बलपूर्वक ग्रहण कर सकता है। बल नहीं, ऐसे सीधे रखेंगे, बलपूर्वक ग्रहण करेगा तो फिर दूसरा हो जाएगा। ग्रहण कर सकता है उसे फेफड़े की जैव क्षमता कहते हैं, ठीक है। फेफड़े की जैव क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इसमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो इसमें ERV प्लस TV प्लस IRV, ये तीनों सम्मिलित होते हैं। यानी इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे बलपूर्वक निष्कासित भी किया जा सकता है, इन तीनों को बलपूर्वक निष्कासित भी किया जा सकता है। सिर्फ रेसिडियल वॉल्यूम को हम निष्कासित नहीं कर सकते हैं, बाकी इन तीनों को हम बलपूर्वक निष्कासित कर सकते हैं। तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं? फेफड़े की जैव क्षमता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इसमें ये सम्मिलित होते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे बलपूर्वक अंतः श्वासित के बाद निश्वासित किया जा सकता है, ठीक। वाइटल कैपेसिटी बराबर क्या होगा? ERV प्लस TV प्लस IRV। वैल्यू बताइए। ERV 1000 to 1100 प्लस 500 प्लस IRV कितना है? 2500 to 3000। यहाँ पर क्या हो सकता है? 1500 और 2500, यानी 1500 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 4000 से 1600, 5 16 5 सॉरी 11 5 1600 और 3000 यानी 4600 ml। यहाँ पर हम VC की वैल्यू लिख सकते हैं। VC बराबर 4000 से 4600 ml
सब आपको याद करना होगा। वैल्यू पूछे जाते हैं। तो ये हो गया जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। ना नोट कर लीजिए, याद करिए। जो चीज़ें नहीं याद होती कभी कभी थोड़ा ज़बरदस्ती याद करिए। जब ज़बरदस्ती पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो फिर बाद में अपने आप समझ में आने लगता है। कुछ ऐसा आपके लाइन में गड़बड़ हो जाता है जिससे वो चीज़ें आपको नहीं याद होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप 2 बार 3 बार उस लाइन को ज़बरदस्ती रट लो, फिर वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या वो कहना चाह रहा है। कभी कभी चीज़ें हमें नॉर्मली रूप से नहीं समझ में आती, तो ज़बरदस्ती जब उस लाइन को रट लोगे, थोड़ी देर बाद अपने आप 2-3 बार बोलते चलोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये लाइन क्या कह रही थी। आइए आखिरी देखते हैं, 5वां है फेफड़े की कुल क्षमता या धारिता। सो इंग्लिश में कहेंगे टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। तो ये क्या होता है? अब जितनी मात्रा वायु की, जितनी मात्रा फेफड़े में भरी जा सकती है, चाहे वो ज्वारीय आयतन के थ्रू, चाहे वो बलपूर्वक, किसी भी तरीके से जितनी अधिक से अधिक मात्रा वायु की भरी जा सकती है, उसे हम कहते हैं फेफड़े की कुल क्षमता या धारिता। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बलपूर्वक फेफड़े में जितनी अधिक से अधिक वायु फेफड़े में भरी जा सकती है, उसे फेफड़े की कुल क्षमता कहते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं? तो इसमें ये चारों सम्मिलित हैं। इसमें टीवी, IRV, ERV, RV चारों सम्मिलित होते हैं। ठीक, यानी हम लिख सकते हैं TLC इज इक्वल टू TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। ठीक, लेकिन आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी बराबर क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी बराबर आपने पढ़ा TV वाइटल कैपेसिटी बराबर TV प्लस IRV प्लस ERV, है ना। तो अब हम TLC को क्या लिख सकते हैं? देन TLC इज इक्वल टू VC प्लस, यही तो रह गया है यहाँ पर, RV लिख सकते हैं। VC की वैल्यू कितनी निकालें? 4000 से 4600। RV की वैल्यू आपको पता है 1100 से 1200। तो TLC कितना हो जाएगा? लगभग 5100 से 5800 ml। ठीक, बस ये था आपका श्वसनीय आयतन और क्षमता। इनको कैसे याद करते हैं? बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इतने ज़्यादा हैं, 4-5 इसमें हैं, 4 उसमें हैं। आपको पहले 4 ये वॉल्यूम एकदम याद होने चाहिए कि ये क्या कहते हैं। जब ये क्या कहते हैं जब याद हो जाएगा तो कैपेसिटी में जो ये लाइनें लिखी हुई हैं, ये लाइनें याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको पहले ये याद करना होगा कि IC बराबर क्या होता है, TV प्लस IRV। इनकी वैल्यू कितनी होती है ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप निकल जाएगा जब आपको वॉल्यूम की वैल्यू याद होगी। EC बराबर क्या होता है इसको याद रखने की ज़रूरत है। FRC बराबर क्या होता है इसको याद रखने की ज़रूरत है। जब आप ये पहले याद कर लेंगे, पहले इन चारों को लाइनिंग याद करेंगे और इनकी वैल्यू याद करेंगे, फिर उसके बाद इनका कैपेसिटी का ये फार्मूला याद करेंगे, और फिर उसके बाद जब आप इनका लाइनिंग यानी डेफिनेशन याद करेंगे तो ईजी हो जाएगा याद करने में। तो ये था आज का टॉपिक,
जिसमें आपको श्वसनीय आयतन और क्षमताओं के बारे में बताया गया है। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कोई क्वेश्चन इस पर आपसे नहीं पुट अप करूँगा, आपको सारे ये याद होने चाहिए। तो बस आज का टॉपिक इतना ही, आगे के टॉपिक जो होंगे वो आपको भाग 5 में मिलेंगे। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी को एकदम याद करके लिख कर एकदम कंठस्थ कर डालिए, ठीक है। बस आगे के टॉपिक्स आपको जल्दी मिलेंगे, तब तक जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।